हे गाइस, वेलकम बैक टू मनीषा कॉमर्स क्लासेस। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो क्या होता है, कैसे ट्रेडिशनल अप्रोच फर्म की कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड फर्म की वैल्यू को अफेक्ट करता है, राइट। तो अब ट्रेडिशनल अप्रोच का न्यूमेरिकल एग्जांपल करेंगे। हम देखेंगे कि क्या इफेक्ट हो रहा है ट्रेडिशनल अप्रोच की कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर और ट्रेडिशनल अप्रोच का फर्म की वैल्यू पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखिए, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द फर्म, वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमें क्या कैलकुलेट करना है, वैल्यू ऑफ द फर्म, वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हु इज एक्सपेक्टिंग ए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑफ ₹2 लाख ऑन द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹12 लाख। यानी कि उनकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 12 लाख की है और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वो कितना कमा रहे हैं, 2 लाख। ठीक है। एंड एन इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट बीइंग, इफ फर्म हैज़ नो डेट, अगर फर्म बिल्कुल भी डेट यूज़ नहीं करती है तो उनकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगी, 12%। और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर वो 4% एडवेंचर्स यूज़ करते हैं, मतलब 3 लाख रुपए के एडवेंचर यूज़ करते हैं 4% इंटरेस्ट के हिसाब से, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है जो वो कितनी होगी, 13%। एंड इफ फर्म यूज़ 6% एडवेंचर ऑफ ₹5 लाख, अगर फर्म 6% एडवेंचर यूज़ कर रही है, मतलब 5 लाख के एडवेंचर यूज़ कर रही है 6% के हिसाब से, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी होगी, 14%। ये सारा डाटा लेके हमें कैलकुलेट करनी है फर्म की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड फर्म की वैल्यू। क्लियर। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है जो, वो मैंने 3 कॉलम बना लिए हैं। यहाँ पे क्या है, एक तो है नो डिबेंचर, अगर फर्म बिल्कुल भी डेट यूज़ नहीं करती है, और अगर फर्म 4% डिबेंचर यूज़ कर रही है, मतलब कि 3 लाख रुपए के डिबेंचर यूज़ कर रही है, राइट। 3 लाख के डिबेंचर यूज़ कर रही है। और अगर फर्म 6% डिबेंचर यूज़ कर रही है, मतलब 4 लाख के, सॉरी कितना था, 5 लाख के डिबेंचर्स यूज़ कर रही है, राइट। तो फर्म की जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है क्या होगी और फर्म की वैल्यू क्या होगी। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हम सबसे पहले लेंगे। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है जो, वो सभी केसेस में सेम रहने वाली है, राइट। मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है, 2 लाख। ठीक है, 2 लाख है। तो अगर चाहे हम डेट यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स सभी केसेस में सेम रहने वाला है, दैट इज़ 2 लाख। ठीक है। उसके बाद हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस में से इंटरेस्ट माइनस करते हैं। उसके बाद हमारे पास निकल के आता है कि कितनी अर्निंग इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए है, राइट। तो इसमें से हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे, इसमें से लेस इंटरेस्ट। ठीक है, लेस क्या करेंगे, इसमें से हम इंटरेस्ट माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट किस पे है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स नो डेट है जब, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 0 है, राइट। जब हम 3 लाख रुपए का डेट यूज़ कर रहे हैं 4% के हिसाब से, तो 3 लाख का 4% कितना आ गया, 12,000 पे हम इंटरेस्ट देंगे, राइट। उसके बाद नेक्स्ट केसेस में जहाँ हम 5 लाख डिबेंचर्स यूज़ कर रहे हैं 6% के हिसाब से, तो 5 लाख का 6% कितना आ गया, 30,000 हम इंटरेस्ट यहाँ पे देंगे, राइट। यहाँ पे मैं आपको शो भी कर देती हूँ। 3 लाख का 4% के हिसाब से है ये, ठीक है। और ये है 5 लाख का 6% के हिसाब से, राइट। तो उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है जी, हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस करके अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, राइट। तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स यहाँ पूरी की पूरी 2 लाख है, और यहाँ इंटरेस्ट माइनस करके 2 लाख में से 12,000 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 1,88,000। और यहाँ पे 2 लाख में से 30,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,70,000, राइट। उसके बाद हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है हमारी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमें दी हुई है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमें ऑलरेडी उन्होंने दी हुई है। इधर देखिए, अगर फर्म कोई भी डाटा यूज़ नहीं कर रही है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है, 12%, राइट। और अगर फर्म 4% डिबेंचर्स यूज़ कर रही है 3 लाख के, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है, 13%, यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद उसने बोला कि ये फर्म यूज 6% डिबेंचर, अगर फर्म 5 लाख के 6% डिबेंचर यूज़ कर रही है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है, 14%, वो हम लिख लेंगे यहाँ पे। क्लियर है। तो हम वैल्यू ऑफ इक्विटी है जो वो निकाल सकते हैं इससे, कि वैल्यू है जो वो इक्विटी की कितनी हो गई, राइट।
वैल्यू ऑफ इक्विटी। वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं? वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू अर्निंग डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने का फॉर्मूला क्या है? अर्निंग डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो अर्निंग कितनी है हमारी? यहाँ पे अर्निंग है हमारी 2 लाख, राइट। अर्निंग हमारी कितनी है? 2 लाख अर्निंग है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है? 12, राइट। तो 12%। जब हम 12% निकालेंगे, ठीक है, तो इसको काट के मैंने पहले ही कैलकुलेट करके रखा हुआ है, आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेना। तो इसकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वैल्यू ऑफ इक्विटी है वो आ जाएगी हमारी 16,66,667 रुपये, ठीक है, 16,66,667 रुपये। क्लियर? इसी तरह इसमें कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ इक्विटी। इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो हमारी अर्निंग है, अर्निंग कितनी है? 1,88,000। इसको डिवाइड कर देंगे हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है? 13%, राइट। इसको जब हम काटेंगे तो हमारे पास वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी 14,46,154 रुपये। कितनी आ जाएगी? इसको काट के हमारे पास आ जाएगा 14,46,154 रुपीज़, ठीक है जी। उसके बाद इसमें कैलकुलेट करेंगे अर्निंग जो अवेलेबल है उसको कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिवाइड कर देंगे, काट के हमारे पास आ जाएगा 12,14,286 रुपीज़। क्लियर? उसके बाद हम देखेंगे वैल्यू ऑफ डेट है जो वो क्या है, ठीक है। वैल्यू ऑफ इक्विटी निकल गई, वैल्यू ऑफ डेट लिख लेंगे, उसके बाद टोटल कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म। वैल्यू ऑफ डेट, जब हम यहाँ पे कोई डेट यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, राइट, तो हमारे पास वैल्यू ऑफ डेट क्या होगी? नील। वैल्यू ऑफ डेट क्या है? नील है। यहाँ पे वैल्यू ऑफ डेट क्या है? कितने के डिबेंचर यूज़ कर रहे हैं? 3 लाख के, तो वैल्यू ऑफ डेट क्या होगी? 3 लाख, राइट। और इसमें वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स क्या होगी? 5 लाख के डिबेंचर यूज़ कर रहे हैं तो वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स होगी 5 लाख, राइट। तो वैल्यू, ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म है जो वैल्यू ऑफ द फर्म, ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म क्या हो जाएगी? इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, सेम रह जाएगी वैल्यू ऑफ द फर्म, ठीक है। इसको और इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पे तो नीली है तो वैल्यू ऑफ द फर्म सेम रह जाएगी। क्या आ जाएगी? 16,66,667 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 14,46,154 में 3 लाख जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 17,46,154 रुपीज़, ठीक है। और यहाँ पे 12,14,286 में 5 लाख ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 17,14,286। क्लियर? अब एक चीज़ तो हमें क्लियर होगी कि ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने क्या किया कि पहले बिल्कुल डेट नहीं यूज़ किया, फिर हमने डेट यूज़ किया, फिर और ज़्यादा डेट यूज़ किया, राइट। तो इसका वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ा कि पहले जो वैल्यू थी, जब हमने डेट यूज़ किया तो वैल्यू बढ़ी, राइट। वैल्यू बढ़नी शुरू होगी। पहले 16,66,667 थी तो वैल्यू बढ़ के 17,46,154 हो गई, राइट। फिर जब हमने और डेट यूज़ करना शुरू किया तो वैल्यू है जो वो घट गई। मतलब हमने क्या पढ़ा था कि आफ्टर ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वैल्यू है जो वो घटनी शुरू हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू है जो वो घटनी शुरू हो गई, राइट। उसके बाद हमने क्या निकालना है? हमने निकालना है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट। हम निकालेंगे यहाँ पे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ द फर्म, मतलब ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म इंटू 100, ठीक है जी। ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म इंटू 100। तो देखिए हमारी जो अर्निंग है, अर्निंग कितनी थी हमारी? अर्निंग थी हमारी 2 लाख की, ठीक है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना था? 2 लाख का। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 लाख की हमारी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स थी। डिवाइड कर देंगे उससे हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, राइट। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल थी हमारी 16,66,000, सॉरी, ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म 667, ठीक है, इंटू 100। जब हम इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 11.99 समथिंग, ठीक है, 11.99। इसे हम 12% भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें
अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वही सेम है 2 लाख, ठीक है। ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी है 17,46,154 इंटू 100, इसको काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11.45%, ठीक है जी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में हमें अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स सेम है 2 लाख, यहाँ पे ओवरऑल वैल्यू कितनी है 17,14,286 इंटू 100, काट के हमारे पास आ जाएगी इसकी 11.67%, 11.67%। तो इससे क्या क्लियर होता है कि जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो पहले घटनी शुरू हो जाती है, पहले 12% से तो घटनी शुरू होके 11.45% पे आ गई और उसके बाद बढ़नी शुरू हो गई। तो ट्रेडिशनल अप्रोच हमें क्या बोलता है कि जब जैसे हम डिबेंचर्स का यूज़ करना शुरू करते हैं इक्विटी शेयर्स के साथ, तो एक बार हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है जो वो घटनी शुरू हो जाती है, फिर आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़नी शुरू हो जाती है। ऐसे ही जो हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म है वो एक बार बढ़नी शुरू हो जाती है, आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वो घटनी शुरू हो जाती है। इसके जो नोट्स हैं वो मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगी। अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो काइंडली लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।